अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान नाज़रीन। तहरीक इंसाफ जो कभी मुल्क की सियासी उफ़क़ पर एक उभरती हुई इनकलाबी जमात के तौर पर देखी जाती थी, आज क़यादत की कशमकश, अंदरूनी खलफशार और गिरोही तकसीम का शिकार नजर आती है। शाह महमूद कुरैशी की मुमकिन वापसी ने नौजवान क़यादत को बेचैन कर दिया, खुसूसन उन अफराद को जो महज वकालत या महदूद इंतज़ामी तजर्बे के बल पर क़यादत के सिंहासन पर बुराजमान है। हर धड़ा खुद को सच्चा जानशीन और असल वारिस समझता है, जबकि पार्टी के बानी हायरिंग और फायरिंग के तमाम इख्तियारात अपने पास रखते हैं। पीटीआई ने 5 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे रखी है, जिसमें महज 2 दिन, लेकिन 2 दिन तक हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई लाएअमल सामने नहीं आया, ना ही कोई हलचल नजर आई। क्या तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक आगाज से पहले अपने अंजाम को पहुंच गई है? ये सवाल ज़बान ज़दे आम होता जा रहा है। तहरीक इंसाफ अब आला अदलिया से रुजू करने जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब यह बयानिया भी है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीटीआई को 9 मई केसेस में अदालत उज़्मा से रिलीफ हासिल हो सकेगा, या ये कानूनी जंग महज वक्त का ज़िया साबित होगी? बैनुल-अक़वामी सतह पर पाक अमरीका तजारती मुआहदे को एक संगे मील करार दिया जा रहा है। क्या ये वाकई पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी जीत है? और इत्तेहादी हुकूमत जो माशी बहाली के नाम पर इक़्तिदार में आई थी, अपने वादे निभाने में क्या कामयाब रही है? क्योंकि अवाम के लिए महंगाई, बेरोजगारी, कशमकश की सूरत हाल आज भी जूं की तू है। तहरीक इंसाफ का दाखिली बहरान, अदालती निज़ाम पर एतमाद का फुकदान, एहतजाजी तहरीक की गैर वाज़ेह हिकमत अमली और हुकूमत के मुआशी दावों की ज़मीनी हकीकत, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजरनामा तश्कील दे रहे हैं जहां अगर हम आम शहरी की बात करें तो वो सवालात की एक भारी पोटली उठाए किसी मौसर जवाब का मुंतज़िर है। इन्हीं सियासी सवालात पर बात करने के लिए, इनके कुछ जवाबात तलाश करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा असद साहब, सबसे पहले 9 मई के फैसलों के बारे से बात कर लेते हैं। इन फैसलों पर बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं, क्योंकि अगर कोई बरी हो रहा है, किसी की ज़मानत, तो उस पर भी बात हो रही है और ये भी बात की जा रही है कि जी ये कुछ सियासी किस्म के फैसले हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि 9 मई के हवाले से जब बात की जाए, 9 मई 2023 को हुआ था, फिर 24 आता है, 25 आता है, फिर मई के बाद जून आता है, जुलाई आता है, अब जाके काफ़ी लेटे फैसले आते हैं। तो इसका सियासत से क्या लेना देना है? क्योंकि फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया गया, शोहदा की यादगारों पर चढ़ाई की गई, शोहदा के जो अहले खाना लवाहिकीन है उनकी दिलजारी होती है, कोर कमांडर हाउस का घेराव किया जाता है। ये जो 9 मई को सब कुछ हो रहा था, इसमें नून लीग कैसे सियासत कर सकती है? ये जैसे आपने अभी कहा, उनको कहते भी 9 मई के मुकदमे है ना। तो अगर 9 मई के मुकदमों में लोगों के नाम ज़मीनी पर्चों में 4-4 महीने के बाद डाले गए हों, तो फिर आपको क्या लगता है कि वो कानून के मुताबिक हो रहा है या सियासत के मुताबिक हो रहा है? तो इसके अंदर जाहिर है ये जो आपने सब कुछ कहा ये हुआ, ये लोगों ने देखा, तो जुर्म तो सरजद हुआ, उसमें तो कोई शक नहीं है। और जब जुर्म सरजद हुआ तो किसी ने किया भी होगा जुर्म, लेकिन जुर्म को और सियासत को मिला दिया गया। तो इसलिए जो है इसके ऊपर सवाल उठते हैं, इसीलिए लोग इसको शक की निगाह से देखते हैं। फैसलों के ऊपर भी शक की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि सियासत और जुर्म की आमेजिश हो गई है और मुजरिम और सियासी वर्कर जो हैं वो दोनों को मिला दिया गया है। ठीक, मुजरिम को, सियासी वर्कर को मिला दिया गया है। अच्छा सर, सियासी वर्कर से मुझे याद आया, एक होता है सियासी वर्कर, एक होती है लीडरशिप। अक्सर होता है कि लीडरशिप बहुत से अहम मौक़ों पर गायब हो जाती है और जो निचले तबके के जो वर्कर्स होते हैं, जो वाकई डाई हार्ट सपोर्टर्स होते हैं किसी भी लीडर के, उसके विजन के, वो पिस जाते हैं। और मैंने पीटीआई के मामले में ये देखा कि अक्सर जब भी इन्होंने बाहर निकलने की बात की, बड़े बड़े दावे किए कि हम आएंगे और सड़कों पे इतने लोगों को जमा कर देंगे, सोशल मीडिया पे बाकायदा कैंपेन होती है, लेकिन बाद में जो मेन लीडरशिप होती है वो गायब नज़र आ रही होती है। फिर आपस में एक दूसरे पर तनकीद की जा रही होती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक दूसरे को रगड़ा जा रहा होता है, बुरा भला कहा जा रहा होता है, शक व शुबे की नज़र से देखा जा रहा होता है। तो मेन लीडरशिप जो गायब हो जाती है, नीचे वाले वर्कर्स को अकेला छोड़ के, इससे पार्टी के हवाले से ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है आपके मुताबिक? जी बिल्कुल, अगर वो कोई हिकमत अमली है, पहले से वाजे है, तो शायद ना हो ऐसा रिएक्शन। लेकिन अगर कोई हसास सूरत हाल है जहां पे लीडरशिप ने मौजूद होना था, फिर आपको आखिरी वक्त में पता चले कि लीडरशिप तो वहां पे नहीं नजर आ रही और सिर्फ वर्कर रह गए, और खास तौर पे ये गिला जो किया गया है ये 26 नवंबर के लिहाज से किया गया है, जिस पर 26 नवंबर की शाम को डी चौक के करीब फायरिंग हुई, लोग शहीद हुए।
तो उस वक्त वर्कर्स का कहना ये है कि बहुत से लीडर जो हैं वो उस वक्त वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं थे। और ये अगर हुआ है ऐसा, जाहिर है मैं तो वहाँ पे नहीं था, लेकिन अगर ये हुआ है और कोई लीडर जो है उसको पता चल गया कि हालात खराब होने वाले हैं और उसने अपने वर्कर्स को वहाँ पे छोड़ दिया और खुद चला गया, तो फिर गिला जो है वो जायज़ बनता है। अच्छा असद साहब, आपको क्या लगता है कि जारी बात है बानी चेयरमैन पीटीआई जेल में है, आप उनके पुराने साथियों में शामिल थे और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अभी जो पार्टी आपकी है, आपकी तो खैर वो पार्टी अब नहीं है, लेकिन जारी बात है आपके सेंटिमेंट्स, आपके इमोशंस कहीं ना कहीं जुड़े होंगे उस पार्टी से भी और आप पार्टी की हालत देखकर कहीं ना कहीं अफसुर्दा भी होते होंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग है, बहुत ज़्यादा लॉबिंग है जो कि काफ़ी सियासी जमातों में होती है, लेकिन पीटीआई में भी ये जो लॉबिंग का अंसर है बड़ा खुलकर सामने आ गया, डगा चुपा नहीं है। अलीमा खान साहिबा, गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौहर, जिसकी बात सुनने सब अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं, पार्टी कहीं पे भी एक पेज पर नहीं होती है। तो क़यादत का जो फुकदान नज़र आ रहा है, ये फुकदान मसाइल में मजीद इजाफा करेगा आपके मुताबिक? क्योंकि जिस तरह ये तेज़ी से बढ़ है, मसाइल तो फिर हल होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या ये पार्टी सीरियस है अपने आप को कहीं आगे बेहतर करने के लिए, या संजीदा ही नज़र नहीं आ रही है? अच्छा, पहली बात तो आपने कहा कि कहीं ना कहीं आपका जो है वो हमदर्दी तहरीक इंसाफ के साथ होगी। मेरी कहीं ना कहीं नहीं, मेरी मुकम्मल हमदर्दी तहरीक इंसाफ के जी जी साथ है, जी जी, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ है। वो हमदर्दी बिल्कुल 100% है, उसमें कोई शक ठीक नहीं है है। ठीक है। अच्छा देखिए, जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल खुद ब खुद तो नहीं होगी ना। हाँ। ये तो सूरत हाल पैदा की गई है। लीडरशिप के चुन चुन के लोग जो हैं उनको हटाया गया, जेलों में डाला गया, कुछ को रूपोश होना पड़ा, कुछ जेलों में चले गए। तो ये तो सूरत हाल पैदा की गई है और उस सूरत हाल के अंदर जाहिर है पार्टी के अंदर जब लीडरशिप नहीं होगी, और खास तौर पर जब सबसे बड़े लीडर जो पार्टी के जिनके इर्द गिर्द ठीक तमाम है। पार्टी बन गई, और इमरान खान ही ये पार्टी है, तरीके इंसाफ है, बाकी लोग जो है, मेरे ख्याल में जो आप कह रही है ना कि लीडर्स होते हैं वर्कर होते हैं, मेरे ख्याल में तो लीडर तरीके इंसाफ में है कि बाकी सारे वर्कर ही हैं। तो वो उस सूरत हाल का जाहिर है उसका असर होता है। अब आपने ये फैसला करना है कि क्या ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि जिसके अंदर उस सबसे बड़ी पार्टी की, सबसे मकबूल पार्टी की लीडरशिप को तितर ठीक बितर है। दिया जाए। ये मेरे ख्याल में तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, पार्टी के लिए तो जाहिर है अच्छा नहीं है, मेरे ख्याल में मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है। अच्छा असद साहब, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती है, अभी जितने भी लोग इमरान खान साहब की पार्टी को लीड कर रहे हैं उनकी गैर मौजूदगी में, जारी बात है वो तो जेल में किसी न किसी ने तो लीड करना है, वो सब एक दूसरे पर शक कर रहे होते हैं, कोई इस पर शक कर रहा है, कोई उस पर शक कर रहा है, कोई उसकी नीयत को गलत कह रहा है, कोई उसके अमल को गलत करार दे रहा है, लेकिन फैसले सारे जो किसने डिसाइड करना है, किसने हायरिंग करनी है, किसने फायरिंग करनी है, वो फैसले बानी चेयरमैन पीटीआई खुद करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई हालात को नहीं समझ पा रहे? इंफॉर्मेशन की जारी बात है, एक वो रसाई उस तरह नहीं होती जब आप जेल में बैठे होते हैं, तो वो या जो उनको जो बताया जाता है उसके मुताबिक वो फैसला कर देते हैं और फिर वही फैसला इम्प्लीमेंट हो जाता है। ये देखें, ये आपकी सवाल में वजन है। जब जी। पहली दफा ऑपरेशन हुआ ना जमान पाक का, जिस वक्त खान साहब की मार्च के अंदर हाँ। गिरफ्तारी के वारंट लेके इस्लामाबाद पुलिस लेकर आई ठीक। थी, तो उस वक्त खान साहब ने एक फैसला किया और मुझसे कहा कि ये मीडिया सेल से बोलो कि ये मीडिया को भी कम्युनिकेट कर दे। ठीक है। और वही बात फिर हमने दोहराई जब 9 मई की गिरफ्तारी हुई, उस वक्त भी उन्होंने एक 6 रुकनी कमेटी बनाई। ठीक। उस 6 रुकनी कमेटी के अंदर शाह महमूद कुरैशी थे, उसके अंदर आजम स्वाति थे, सैफुल्लाह नियाजी थे, उसके अंदर मुराद सईद थे, अली अमीन गंडापुर थे और इजाज चौधरी थे, मेरे जहां तक मुझे याद करता है ये नाम थे। कि ये लोग जो हैं, जब अगर इमरान खान गिरफ्तार हो गए तो पार्टी के मामलात इन लोगों ने चलानी है। तो वो अमूमी तौर पर जो तंजीम थी, वो तंजीम आप समझ लें कि उस वक्त मुअत्तल समझी जाएगी और ये लोग जो है पार्टी की मरकजी क़यादत होंगे। लेकिन जब खान साहब पहली दफा तो जब गए तो 2 दिन के अंदर ही वो बाहर भी आ गए। दूसरी दफा जब 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए तो उसके बाद वो कमेटी नहीं हमें नजर आई, और उसके बाद फिर ये नजर आया, फैसला आया कि जी कोर कमेटी फैसला करेगी, फिर पॉलिटिकल कमेटी फैसला करेगी। अब वो कोर कमेटी जो है उसमें इतने ज्यादा लोग मौजूद हैं और इसी तरीके से पॉलिटिकल कमेटी भी इतनी बड़ी है कि वहां मुख्तलिफ राय होती हैं और वो बेहतरीन हालात में भी मुख्तलिफ राय वहां पे पाई जाती है, और वो कोई कुदरती बात है, उसमें कोई खराबी नहीं है, अच्छी चीज है कि एक से ज्यादा राय होती है। लेकिन
अमूमी हालात में कमरे में एक शख्स ऐसा होता था जो सबकी बात सुनता था और वो कहता था कि अब ये फैसला और वो फैसला सबको कबूल होता था, और वो इमरान खान थे। ठीक है, क्योंकि इमरान खान वहां पे नहीं है, शाह महमूद कुरैशी भी नहीं है जो वाइस चेयरमैन थे, ठीक है, जो सीनियर पोजीशंस पे लोग हैं, सारी सीनियर पोजीशंस पे इस वक्त वो लोग हैं जो नए हैं पार्टी के अंदर, तो इनके कोई पुराने 10, 15, 15, 20 साल के रिश्ते भी नहीं है लोगों के साथ। तो अब जो भी फैसला कोई करता है, दूसरे उस फैसले को ये नहीं मानते कि ये एक लीडर का फैसला है, तो हर एक अपना जहन रखता है, तो आपको ऐसे लगता है कि कोई 7 मुख्तलिफ फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर। ठीक है, ठीक है, लेकिन उससे कंफ्यूजन तो क्रिएट होता है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है। बिल्कुल होता है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, बिल्कुल होता है। अच्छा आपस में तनकीद है, मैं एक दो को जो जी एसएस साहब, जी जी, ज्यादातर लोग जो हैं वो पुराने साथी हैं, काम किया है, तो मैं उनमें से कुछ को फोन करके बोल भी चुका हूँ, खुदा का वास्ता बंद कमरे में लड़ लिया करो यार, ये ट्विटर के ऊपर और मीडिया पर तो ना स्टेटमेंट किया करो। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको कुछ हमदर्दी होगी उस पार्टी से, मैंने बड़ा सोच के कहीं ना कहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि सारी बात है, आप क्योंकि पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन आप किसी और पार्टी के साथ भी नहीं है, तो आपके इमोशंस, आपके सेंटिमेंट्स जुड़े होंगे, अच्छी बुरी तमाम मेमोरीज होती हैं, और पार्टी को इस हालत में देख के आपको बुरा भी लगता होगा, दुआएं भी मांगते होंगे किन्हीं तौर पर आप, क्योंकि वो समझते तो हैं नहीं आपकी बात, जब आप कॉल करके बताते हैं, तो फिर अब दुआएं ही आखिरी आसरा रह गया। नहीं, हम उसके मशवरे फिर भी देते रहते हैं, दुआ तो ज़ाहिर करते ही हैं। ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि वो पार्टी, अगर आपने वाकई में एक ग्रास रूट्स पे काम किया हुआ है, तो आपने सैकड़ों नहीं हजारों वर्कर्स के साथ काम किया होता है, तो आप हजारों लोगों के साथ आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है। सही। तो वो जो इमोशनल रिश्ता है, वो जैसे मैंने कहा, वो कहीं ना कहीं नहीं है, वो 100% है, वो 100% है। ठीक है, अच्छा, अब ये खान साहब ने जो अली मिन गंडापुर साहब हैं उन पे ज़रा थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अली मिन गंडापुर साहब की गवर्नर्स पर और अमन मान के क़याम के हवाले से, ख़ासतौर पे इस्तीफ़े के हवाले से खबरें आ रही हैं कि खान साहब भी अब कारकर्दगी पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं। पहले ज़ाहिर बात है खान साहब की सपोर्ट हासिल थी उनको, और बहुत से लोग विद इन पार्टी भी चाहते हैं कि अली मिन गंडापुर साहब जो कि CM है उनको रिप्लेस कर दिया जाए, और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो लोग कौन है जो पार्टी में गंडापुर साहब के खिलाफ सरगर्म है। तो आपको क्या लगता है कि आगे जाके गंडापुर साहब भी तब्दील होते दिखाई देते हैं बतौर CM KP के? देखिए, खान साहब का ये फैसला नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तब्दील कर दूंगा, ये पार्टी को तब्दील करना चाहिए। अगर आप गौर से सुने, उन्होंने कहा इस्तीफा दे देना चाहिए ना। जी जी, उन्होंने कहा क्या है, इशू क्या था, जिस बात के ऊपर उन्होंने ये कहा है वो है बाजोड़ ऑपरेशन। ठीक है, जिसके ऊपर जाहिर है खान साहब की पुरानी पोजीशन है, तहरीक इंसाफ का शुरू में जब मकबूलियत बढ़नी शुरू हुई, वो शुरू ही इस बुनियाद के ऊपर हुई थी कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और खास तौर पे कबायली इलाकों के अंदर जो ऑपरेशन किया जा रहा था, उसकी इमरान खान ने मुखालफत की, ड्रोन हमलों की मुखालफत की, वहीं से पार्टी का ग्राफ इसीलिए सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में मकबूल हुई थी पार्टी। तो जब ऑपरेशन हो रहा है वहां पे, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी हैं वो भी सब उसकी मुखालफत करें, तो खान साहब ने कहा, अपने अल्फाज उन्होंने इस तरीके से बोले हैं कि मैं समझता हूं कि अली अमीन के पास ये फैसले का शायद इख्तियार नहीं है, फैसले कोई और कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि या तो आप रुकवाएं इसको, और या अगर आप नहीं रुकवा सकते तो आप फिर इस्तीफा दे दें। तो मेरे ख्याल में ये कारकर्दगी पे उतना कमेंट नहीं था, और अगर उन्होंने तब्दील करना होता तो खुल के बोलते कि अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर हम बदल देंगे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन अगर इस्तीफे की डिमांड कर देना या इस्तीफा दे देना चाहिए, ये भी इटसेल्फ आपको लग नहीं रहा कि बड़ी, वो बेसिकली कह रहे हैं धमकी दो कि अगर ये किया, ज्यादा पुश किया और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम इस्तीफा दे देंगे। ये तो असद उमर साहब JUI की अगर हम बात करें, जमीयत उलमा इस्लाम, तो वो भी बड़ी ख्वाहिशमंद है तब्दीली की, तो फिर आपको नहीं लगता कि फिर मौलाना साहब की भी दुआएं सुनी जा रही हैं शायद, कि जो मौलाना साहब चाह रहे हैं माहौल उस तरफ जा रहा है? हाँ नहीं, वो ये दो मुख्तलिफ बातें ना। जाहिर है इमरान खान तो इसलिए नहीं कह रहे कि क्योंकि JUI की ख्वाहिश ये है कि वज़ीर आला तब्दील किया जाए, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। हालांकि JUI ने ये कहा हुआ है, ये भी कहा हुआ है मौलाना साहब ने कि वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बदलना नहीं चाहते खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वो तब्दीली का हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन ज़ाहिर खबरें ये भी निकलती हैं कि वो बन जाए। आपको ये भी पता है कि मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर का एक खास सियासी रिश्ता है, दोनों डेरा इस्माइल खान के जिले से हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी एक है ना, बिल्कुल वो हल्के की सियासत भी है। डेरा इस्माइल खान में बहुत बराह रास्त मुकाबला होता है, और ये भी आपको पता होना चाहिए
कि सियासत के अंदर जो हल्के की सियासत करता है ना, Exactly. उसके लिए आलमी फैसलों से ज्यादा जरूरी जो है ना वो अपना हल्का अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ असद साहब, जब ये जेयूआई और बैक टू बैक बड़ी मुलाकातें होती रही थी जेयूआई वालों की पीटीआई के साथ, असद कैसर साहब, ये जितने कामरान मुर्तज़ा साहब, जितने सीनियर लोग हैं, तो तब खबरें ये बाहर आई थी कि खान साहब ने कैटेगोरिकली मना किया था, गंडापुर साहब को पैगाम भिजवाया था कि आप मौलाना साहब पे ज़रा हाथ हल्का रखें, तनकीद ना करें। लेकिन वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इनकी हल्के की सियासत है वो आड़े आ गई, तो गंडापुर साहब ने हाथ हल्का नहीं रखा तनकीद पे, तो शायद गंडापुर साहब की तनकीद की वजह से ये इत्तेहाद नहीं बन सका था। अच्छा, ये बिल्कुल यहाँ तक तो आपने दुरुस्त कहा कि इमरान खान ने कहा था कि इस वक्त हाथ हल्का रखा जाए, बाकी पार्टी कर भी रही थी, गंडापुर साहब के साथ बयानात भी आए। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में जिस वजह से वो इत्तेहाद नहीं बन सका वो गंडापुर साहब के बयानात नहीं थे। मौलाना बहुत जीरक सियासतदान है, बयान उनको भी देना आता है, तो वो अगर सिर्फ यही एक मसला होता तो एक बयान इन्होंने दिया था, आगे से दो बयान वो दे देते, क्योंकि उनको पता है कि ये पार्टी अली गंडापुर की नहीं, ये फिर पार्टी ये इत्तेहाद क्यों नहीं बन सका, आपको क्या लगता है, आपकी ये कैलकुलेशन तो क्या जो है, ग्रैंड अलायंस क्यों नहीं तो बन सका? देखिए, ये तो जो मुज़ाकरात कर रहे थे वही आपको बता सकते हैं कि बात कहाँ पे आके फंसेगी। लेकिन वो तो एक दूसरे पे फेंक देते हैं ना बात, वो कहते हैं ये मसला था पहले दिन से। जी जी देखिए, मैं पहले दिन से उस वक्त भी ये कह रहा था कि ये कोई कुदरती इत्तेहाद नहीं है। ये अगर इत्तेहाद बन, क्योंकि बरह रास्त एक दूसरे का मुकाबला करते हैं ना, तो उनकी सबसे ज्यादा सियासत जो है कुछ हिस्सा बलूचिस्तान के अंदर भी है, लेकिन ज्यादातर तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। वहीं से मौलाना खुद इलेक्शन लड़ते हैं, उनके भाई, उनका बेटा सब वहीं से हैं, तो बराह रास्त पीटीआई के साथ उनका मुकाबला है। तो ये तो फिर मुफाद की बुनियाद के ऊपर कोई मायदा करना पड़ेगा। तो आपको जो हुकूमत उनको दे सकती है उससे कोई बेहतर चीज देंगे तो मौलाना आपके साथ आएंगे, वो जमहूरियत की बालादस्ती के लिए तो नहीं आपके साथ आएंगे। अच्छा ठीक है जी, मैं ज़रा दो और टॉपिक्स को टच करना चाहती हूँ, मेरे पास 3 से 4 मिनट हैं। एक तो आप चूंकि वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, तो शुगर माफिया पर हाथ डाला गया था पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी, लेकिन निकला क्या, ज़रा आप खुद ही उसका खुलासा कर दें। और अब दोबारा ये जो हुकूमत है ये भी शुगर माफिया के गिर्द घेरा तंग करने जा रही है, इसमें से क्या निकलेगा, इसका आपके पास क्या एनालिसिस है, क्या आपकी कैलकुलेशन है, क्या समझ आती है, निकलेगा कुछ? देखें, ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में अवाम के समझने के लिए भी और फैसला साजों के समझने के लिए भी। जहां पे भी वो सेक्टर्स जहां पे आपको बड़े बड़े बहरान नजर आते हैं ना, जहां आपको अवाम को टीका लगता हुआ नजर आता है, चले ये अवामी अल्फाज अगर मैं इस्तेमाल कर लूं, ये वो सेक्टर्स होते हैं जहां पर हुकूमत का जो हाथ है वो बहुत भारी होता है, यानी फैसले जो हैं तमाम फैसले हुकूमत के कंट्रोल के अंदर होते हैं। जब भी ऐसी सूरत हाल आएगी तो वो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, वो सियासतदान हो, वो फैसले अमूमी तौर पे फिर अवाम के भले के लिए नहीं होते, वो जो लोग फैसले कर रहे हैं उनकी जात के भले के लिए फैसले होते हैं। इसी तरीके से आपने आईपीपीएस का इतना बड़ा जो मसला देखा है जो संभाला नहीं जा रहा, पूरी मईशत उसने डुबो के रख दी है, वो भी एक ऐसा सेक्टर है जहां हर चीज हुकूमत के मर्जी के बगैर नहीं होती। यही इस शुगर का, इस चीनी की सेक्टर का मसला है। किस कीमत पे खरीदा जाएगा, गन्ना कहां लग सकता है, मिल कहां लग सकती है, किस कीमत पे बेचा जाएगा, एक्सपोर्ट होगा नहीं होगा, इंपोर्ट होगा नहीं होगा, हर चीज जो है वो हुकूमत कंट्रोल करती है। और कहने को बड़ी अच्छी चीज है जी, वो अवाम का फला देख रही है, वो कख नहीं देखते अवाम का फला। मैं मजमूई तौर पर बात करूं, पिछले 40-50 साल उठा के देख लें, मैं किसी एक वक्त की बात नहीं कर रहा, तो आपको ये नजर आएगा कि वो अवाम का जिसके भलाई के लिए ये कहा जा रहा है कि हुकूमत का इतना ज्यादा कंट्रोल है, सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अवाम का होता है। इसका एक ही इलाज है, डीरेगुलेट करें इस सेक्टर को। हुकूमत जो हर फैसले के अंदर घुसी हुई है उससे बाहर निकले, आए, मुकाबला करें जितने भी चीनी के ओनर्स हैं, और मार्केट कंपटीशन की बुनियाद के ऊपर करें। और अगर बाहर से चीनी को ला सकता है सस्ती तो उसको लाने दें चीनी सस्ती। ठीक है जी। अच्छा असद साहब, मैं गज़ा के हवाले से अक्सर अपने प्रोग्राम में बात करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कर क्या सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि चलें इतना किरदार अदा कर दिया जाए। ईरानी सदर अभी दौरा पाकिस्तान, और ईरान का पिछले दिनों में जो इसराइल के साथ मामला था वो भी आपके सामने है, और ईरान को कुछ मुस्लिम ममालिक से भी शिकायत थे, गिले शिकवे थे, जिनकी एयर स्पेसेस इस्तेमाल हुई, जो कि मेरे मुताबिक बिल्कुल बजाय, आप भी एग्री करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर जब इंडिया पाकिस्तान का मामला हुआ तो हमारे जो विनिंग कमांडर हैं फील्ड मार्शल साहब, वो गए और ट्रंप साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात का शेड्यूल जितना था उससे ज़्यादा बढ़ा के 2.25 घंटे की मुलाकात हुई, क्योंकि खित्ते में
में जो जोग्राफियाई हैसियत अगर मैं कहूँ पाकिस्तान की, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। इस खित्ते में हमारी जोग्राफियाई हैसियत बड़ा मैटर करती है। चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात, फिर ईरान का जो मामला तब काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, उसमें भी शायद हम मीडिएटर का किरदार अदा कर सकते थे। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, जैसे जौहरी तनसीबात ईरान की इनको खटकती थी वेस्ट को, और अभी तक जिस तरह हम एटमी पावर बन चुके हैं, हम अंदर से कितना खटकते होंगे, अब उसका अल्लाह ईरान को इजहार करे या ना करे, किसी मुस्लिम मुल्क को ताकतवर होता ये लोग नहीं देख सकते मगरबी ममालिक, और ये एक ब्लॉक जो बनाना चाहते हैं आगे, किस तरह खुलकर ये नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं, और मुस्लिम ममालिक जो एक पेज पर नहीं हैं, हम सिर्फ मुजम्मती बयानात, करारदाद, इससे बढ़ के कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और अफसोस के साथ क्योंकि गजा वाले पहले तो हम सब की तरफ देखते थे, अब उन्होंने हमें देखना भी बंद कर दिया है, अब सिर्फ आसमान की तरफ देखते हैं वो मदद के लिए, मुस्लिम ममालिक की तरफ नहीं देख रहे। अच्छा जी, आपने जैसे कहा कि आप सिर्फ आवाज ही उठा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप सिर्फ आवाज ही उठा सकती हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मा जो है वो सिर्फ आवाज नहीं उठा सकती। मुस्लिम उम्मा बड़ी ताकत रखती है। अच्छा, मुस्लिम उम्मा के अंदर मैं आपको बताऊं कि इत्तेहाद के अंदर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, बहुत ही मजबूत पेशरफ्त हुई है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कश्मकश जो चल रही थी पिछले को 20-30 साल से वो जारी थी, वो थी अरब ममालिक, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह के एक तरफ मुफादात और दूसरी तरफ ईरान के, और ईरान के जो सपोर्टर्स थे इस दुनिया के अंदर। ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात जो बेहतर हुए हैं, ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, सिर्फ दो ममालिक के लिए नहीं। तो अब ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि हम मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। अब गजा के लिए चले, हम ये नहीं कहते कि सारी जो है वो फौजें मिलके वो जाके हमला कर दें, लेकिन मुझे बताएं कि वहां पे भूख प्यास से लोग मर रहे हैं। इस वक्त यूरोप की आबादी, अमेरिका की आबादी जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है कि गजा में फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है और इजराइल क्या कर रहा है। इस मौके के अंदर मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप अगर साथ मिलके इतना भी दबाव ना डाल सके, अपनी तमाम तर ताकत होते हुए, माशी ताकत होते हुए इतना काम ना कर सके कि इतना अपना जोर डाले, क़ौम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लेके जाए, मैं देखता हूं कौन सा मुल्क है जो इसको वीटो करता है। तो कौन रोक रहा है? वहां पे असद उमर साहब नहीं मारा जा सकता, तो क्यों नहीं जा रहे? मुकम्मल करने दीजिए, भूख प्यास से नहीं मारा जा सकता। चीन को साथ मिलाएं, यूरोपियन यूनियन के तमाम ममालिक के ऊपर बेतहाशा उनकी अपनी आबादियों का दबाव है इस वक्त फलस्तीन के लिए कुछ करने के लिए। कोई दुनिया की ताकत अमेरिका को बोले कि वो भी साथ मिले, साथ मिलकर खुदा का वास्ता ये जो उनको भूख प्यास से मारा जा रहा है, जो ब्लॉकेट किया हुआ है, ये अमेरिका, इस सारी दुनिया की आबादी आपके असद उमर साहब एक मिनट चले, आपकी बाकी बातों से मैं अग्री करती हूँ कि अमेरिका नेतन्याहू को छोड़कर हमारा साथ क्यों दे फलस्तीन के बच्चों को या लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए? वो तो नेतन्याहू का साथ देगा ना। जी जी सुन लेना जवाब आपने जी, प्लीज मैं आपको बताता हूं क्यों साथ देगा जी। अमेरिका में 18 से 45 साल की उम्र के लोग जो हैं, उनसे अभी सर्वे किया गया कि इजरायलियों में और फलस्तीनियों में आपके ख्याल में कौन इस वक्त ज्यादा इंसाफ का हकदार है? 73% अमेरिका की आवाम 18 और 45 साल के दरमियान में कहा फलस्तीनी। इस वक्त मैं वही तो आपको बता रहा हूं, आप लोग समझ नहीं रहे, नीचे अवाम के अंदर यूरोप में भी अमेरिका में आग लगी हुई है। और आप इजराइल के ऊपर बमबारी करने को नहीं अमेरिका कह रहे, आप इजराइल का बॉयकॉट के लिए नहीं कह रहे अमेरिका को, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि जनाब हमें पता है आपके पास इतनी ताकत जरूर है कि अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसीज, मुस्लिम ममालिक नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसीज जिसका सारा पैसा मुस्लिम ममालिक उठाने को तैयार हैं, पाकिस्तान को उसमें हिस्सा डालना चाहिए, खाना पानी दवाएं उनको दी जाएंगी, वरना यूनाइटेड नेशंस एज अ होल जो है वो इजराइल के खिलाफ जो है वो एक्शन लेगी। मैं मान ही नहीं सकता इस वक्त अवामी जितनी सपोर्ट मौजूद है। देखिए, आप अवामी सपोर्ट की बात करें, ठीक है, समझ बूझ रखने वाले लोग वहां पे मौजूद हैं, वो फलस्तीन के हक में बात भी करते हैं वहां के लोग, लेकिन ये उनके डोनाल्ड ट्रंप साहब इस बात को समझेंगे, लीडरान इस बात को समझेंगे? मैं फिजा आपको बताता हूँ, सियासतदान एक ही बात समझता है, सियासतदान ये समझता है कि उसको वोट कहां से मिलेगा। ये सारे के सारे इजराइल आप किस बात में वजन है एग्जैक्टली कि हमने फलस्तीन के लिए इस सिचुएशन को कैश कैसे करवाना है कि फलस्तीनियों के हक में कुछ बेहतर हो जाए, तो ये हमें डिसाइड करना है मुस्लिम उम्मा को। गजा के फलस्तीनियों के साथ हैं, उनके हक में, और हम उसको ताकत को इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, और हमने इस ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है ये हमने सोचना है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद, तो मेरे साथ मौजूद होंगी सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम ज़ाहिरा साहब।
वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार नसीम ज़ारा साहिबा। बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। नसीम साहिबा, ईरानी सदर के हालिया दौरा पाकिस्तान की जो सियासी सिफारती अहमियत है उस हवाले से मैं चाहती हूँ आप बात करें, क्योंकि ईरान का जो मामला हुआ था इसराइल के साथ, उसके बाद ये ईरानी सदर का पहला दौरा पाकिस्तान है। और इसलिए मैं बात करना चाह रही हूँ क्योंकि जुग्राफी हैसियत की बात करें अगर खित्ते की, वो भी आपके सामने है। और उसके बाद आपको याद होगा कि हमारे जो विनिंग कमांडर है फील्ड मार्शल, वो भी जब अमेरिका गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी। तो पाकिस्तान का इस मामले में एक अच्छा किरदार हो सकता है कि खित्ते में जो हमारी अहमियत है उससे अमेरिका भी अच्छे तरीके से आगाह है। देखिए, जो सदर पेज़ेश्कियान तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में भी उनका पहला दौरा है। और ये याद रहे कि उनका अपना एक बड़ा कुर्बत का रिश्ता है जो आयतुल्ला खामेनेई हैं उनके साथ। इन्होंने उनके साथ बहुत देर काम किया है। प्रेसिडेंट खातमी की ये कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे, ही इज अ सर्जन, हेल्थ मिनिस्टर थे, ही इज अ सर्जन बाय प्रोफेशन। और पाकिस्तान में जो उन्होंने बड़ी दो टोक अल्फाज में कहा कि दोस्त वही दोस्त होता है। उन्होंने शेर भी पढ़ा, अल्लामा इकबाल का भी, सादी के भी शेर पढ़े गए। तो उन्होंने ये बड़ी क्लियरली कहा, दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हो। तो ये एक हम देख रहे हैं कि रिपीटेड एक थीम है जो हम तेहरान से, पाकिस्तान के हवाले से कही जा रही है कि पाकिस्तान ने ईरान को बहुत जो मुश्किल वक्त था उसमें एक कलीदी किरदार अदा किया सपोर्ट करने का और सॉलिडारिटी का। तो इसको उस पैराए में आप देखें। और फिर ये कि 13 MOU साइन हुए इस दौरे के दौरान, और उसमें बड़ा क्रिटिकल ये फैक्टर था कि जी जो ट्रेड है उसको बढ़ाने की जरूरत है। याद रहे कि ईरान इज वन ऑफ द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्रीज राइट नाउ, तो उनके लिए किसी ना किसी तरीके से ट्रेड बढ़ाना जो है वो लाजमी है और अहम है। तो उन्होंने ये भी बात की कि पाकिस्तान और ईरान मिलकर $10 बिलियन तक अपनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेके जाएगा। फिर अग्रीमेंट्स हुई हैं कुछ जो कम्युनिकेशंस हैं उसके हवाले से, रोड्स के हवाले से और रेल ट्रैक्स के हवाले से। तो ये IT का भी कहा, कल्चर की भी बात हुई, मीडिया की भी। तो ये कुछ मामलात हैं जिस पे एक ब्रॉड डिस्कशन हुई है। जहाँ तक ईरान के अपना जो सबसे बड़ा चैलेंज वो उसको पेश है, इस वक्त दरपेश है, वो है न्यूक्लियर का। और न्यूक्लियर के हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बड़ी कैटेगोरिकल आज स्टेटमेंट थी। UN के चार्टर को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान का हक है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उनको अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, सदर जो अमेरिका के हैं, उन्होंने उनसे इस पर ईरान पर बात की। क्योंकि याद रहे कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसकी इतनी कुर्बत ईरान के साथ है। और अमेरिका को भी इस मौके पे फिल वक्त अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ एक ट्रस्ट की एंगेजमेंट में है। कल और परसों का तो नहीं कह सकते, लेकिन इस वक्त। और वो पाकिस्तान की जो ओपिनियन है उसको वैल्यू करता है। सेंटकॉम की जो स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान के हवाले से वो भी हम सबके सामने हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऑल इन ऑल ईरान जो है वो पाकिस्तान की जो अहमियत है, स्ट्रेटेजिक अहमियत, उसको समझता है। अच्छा, जैसे कि नसीम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ा कैटेगोरिकली एक मैसेज दिया, बड़ा क्लियर पैगाम दिया जौहरी प्रोग्राम के हवाले से। तो मुस्लिम उम्मा, जिसके हमेशा एक सवाल उठता था कि हम लोग एक पेज पर नहीं हैं, फ़लस्तीन के मामले की खासतौर पे बात कर ली जाए। और जब एयर स्पेस इस्तेमाल हुई थी कुछ मुस्लिम ममालिक की, ईरान और इसराइल का मामला जब था, तो तब भी आपको याद होगा कि ईरान के कुछ गिले हैं जो कि बजा हैं। आप भी अग्री करेंगी कि फ़लस्तीन के लिए भी क्या हम लोग मुज़म्मती बयानात से आगे कैटेगोरिकली, प्रैक्टिकली कुछ करते हुए नजर आएंगे? देखिए, बदकिस्मती से प्रैक्टिकली तो हम नहीं देख रहे कि मुसलमान दुनिया कुछ कर रही है और कुछ कर पा रही है। ये अलबत्ता हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने जो जिस हद तक जा सकता था, जाहिर है पाकिस्तान जाके जंग तो नहीं लड़ सकता, अब गाजा में अपनी फौज तो नहीं भेज सकता, मामला बहरहाल अरब दुनिया का है। पाकिस्तान ने बहुत क्लियरली OIC में, यूनाइटेड नेशंस में, हर जगह एक बड़ी क्लियर पोजीशन ली और बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन ली, कैटेगोरिकल पोजीशन ली। उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन फ्रंट पे याद रहे कि
कुछ 100 फलस्तीनी मेडिकल स्टूडेंट्स पाकिस्तान उनको लेके आया है यहाँ, और पाकिस्तान के कॉलेजेस में उनको दाखला मिला है। उसके साथ साथ सपोर्ट भेज रहे हैं। हमने सेवरल एयरप्लेन लोड्स, हमने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है फलस्तीनियों के लिए, और जितना कंडेम किया जा सकता है, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर टर्म्स में इसको कंडेम किया। पाकिस्तान इजराइल की रिकग्निशन को कंप्लीटली रूल आउट करता है जब तक कोई ना कोई हल ना निकले इस मामले का। लेकिन इससे बढ़ के अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बेहतर हैं, तो उसके नतीजे में कोई मुसलमान दुनिया कोई एक्शन लेगी, तो मेरा ख्याल है वो बात सही नहीं होगी और वो गलत बात होगी। होना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन अरब ममालिक ने एक जो पोजीशन ली है वो तो बहरहाल आपके सामने है कि बातचीत खूब कर रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान अलबत्ता ये आप कह सकते हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गए हैं, और इस ईरान के मुश्किल वक्त में पब्लिकली उन्होंने ईरान को सपोर्ट किया। खित्ते की जहां तक बात है और पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान इस वक्त उस जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है, उसके पास वो जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है जो मेरा ख्याल है पिछले 25-30 सालों में नहीं थी। पाकिस्तान के आपने खुद गिनवा दिए ममालिक जिनके साथ उसका बड़ा करीब ताल्लुक है, और एक तरफ चाइना है जो चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा है, तो अमेरिका हमारे साथ इंगेज कर रहा है। रूस जो है, रूस इज सीइंग पाकिस्तान एज एन इम्पोर्टेंट कंट्री, और टर्की के साथ हमारे ताल्लुकात आपके सामने है। साउथ एशिया में इंडिया जो है उसको 30-40 साल से कभी इतनी मुश्किलात का सामना नहीं हुआ। इंडिया इज स्ट्रैंगुलेटेड इन साउथ एशिया एज वी स्पीक, क्योंकि तमाम ममालिक जो इर्द गिर्द के हैं वो इंडिया से नाराज हैं, और चाइना जो है वो सीपेक को लेके जा रहे हैं टू साउथ एशिया, और पाकिस्तान और ईरान, पाकिस्तान और चाइना के इंशाल्लाह फॉरेन मिनिस्टर्स will be meeting in Bangladesh very soon। तो खित्ते की जो पोजीशनिंग है उसमें पाकिस्तान के जो की जो स्टैंडिंग है वो बड़ी क्लियर है। बहुत शुक्रिया नसीम ज़ारा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। दरियाओं की तकसीम, डैमों की तामीर और मुआहदों की खिलाफ वर्जियाँ बरसों से इस खित्ते में कशीदगी को जन्म देती आई हैं, मगर इस बार मंजरनामा कुछ मुख्तलिफ है। अब सिर्फ पाकिस्तान और भारत नहीं बल्कि एक तीसरी ताकत चीन भी इस आबी कश्मकश में दाखिल हो चुकी है। पानी जैसे कीमती और महदूद वसाइल पर मुल्कों के दरमियान रस्साकशी शुरू हो जाए तो ये तरक्की के बजाय तबाही का पेशखैमा साबित हो सकती है। चीन की हुकूमत की जानिब से तिब्बत के दरियाई यालिंग जिंगबो पर दुनिया के सबसे बड़े डैम मैडॉग हाइड्रो पावर स्टेशन की तामीर की मंजूरी इसी तनाजुर में खित्ते में शदीद सियासी, मुआशी और माहौलियाती हलचल का बाइस बनी। चीनी हुकूमत के मुताबिक इस अजीमुशान मंसूबे पर 137 अरब डॉलर लागत आएगी और ये 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखेगा। ये पाकिस्तान की मजबूरी तवानाई की ज़रूरत से दुगना है। अच्छा, वाज़ेह रहे कि ये मंसूबा चीन के मौजूदा सबसे बड़े थ्री गॉर्जेस जो डैम है उसके हवाले से भी 3 गुना ज़्यादा बिजली पैदा करेगा, और इस मंसूबे की तकमील से इसे खित्ते में पानी और बिजली की बालादस्ती भी हासिल हो जाएगी। अच्छा, इस ऐलान से भारत के हुकूमती ईवानों में हलचल मच गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दरियाई यालिंग जिंगबो भारत में दाखिल होकर अरुणाचल प्रदेश में सियांग और फिर आसाम में ब्रह्मपुत्रा कहलाता है। अच्छा, ये दरिया लाखों एकड़ ज़मीन, चाय के बागात और किसानों की जो ज़िंदगी है उसका भी इन्हिसार है इसके ऊपर, और भारत को अंदेशा ये है कि अगर चीन ने इस दरिया पर कंट्रोल हासिल कर लिया तो इसका असर ना सिर्फ भारतीय ज़राई ज़मीनों पर पड़ेगा बल्कि इसके अपने जो जारी जो आबी मंसूबे हैं यकीनी तौर पे वो भी शदीद मुतासिर हो सकते हैं। अच्छा, भारत ने चीन के इस मंसूबे को एक आबी जारियत करार दिया, और या यूँ कह लें कि जो खतरा पाकिस्तान को भारत से लाहक है वही अंदेशा भारत को अब चीन से हो चला है। एक तरफ पाकिस्तान और भारत तो दूसरी तरफ चीन और भारत पानी की तकसीम पर आमने सामने। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या खित्ते का पानी एक हथियार बन चुका है, और क्या खित्ते का सबसे कीमती असासा पानी किसी बड़े तसादुम की बुनियाद भी बन सकता है या बनने जा रहा है। तिब्बत को बजा तौर पर ज़मीन पर तीसरा कुतुब भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी के ज़खायर मौजूद हैं। यहाँ से 10 बड़े दरिया बहते हैं जिन पर अफगानिस्तान से लेकर वियतनाम तक 2 अरब से ज़ायद इंसानों का इन्हिसार है। इस पस मंज़र में देखा जाए तो चीन की बालाई जोग्राफियाई हैसियत इसे कुदरती तौर पर इस पानी पर अजारादारी अता करती है जिससे वो इक़्तिसादी और सियासी ताकत में तब्दील करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है।
दुनिया जिस तेज़ी से माहौलियाती बहरान, आबी किल्लत और सियासी कशमकश की जाने बढ़ रही है, उसमें पानी सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि मुस्तकबिल की जंगों का हथियार भी बनता जा रहा है। जनूबी एशिया के अगर हम बात करें दो अजली हरीफ पाकिस्तान और भारत, उसके दरमियान पानी की जो तकसीम है उसका सबसे अहम बड़ा मुआहदा सिंध तास मुआहदा है, जिसे 1960 में 1960 में आलमी बैंक की निगरानी में तय पाया गया। मगर आज जब दुनिया मौसमियाती तगय्युरात, आबादी के दबाव, सिफारती चलाकियों के शिकंजे में जकड़ी नजर आती है, भारत की जानिब से इस मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ एक ख़तरनाक खेल का पेशखेमा भी साबित हो सकती हैं। अच्छा, ये जो मुआहदा है ये बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा एक ऐसा मिसाली मॉडल समझा गया जिसने दोनों मुल्कों को 3 जंगों के बावजूद आबी तसादुम से बचाए रखा। तहम मौजूदा सूरत हाल इस तवाज़ुन को बिगड़ता हुआ दिखा रही है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से भारत ने मगरबी दरियाओं पर मुतअद्दिद डैम्स, बैराज और हाइड्रो पावर मनसूबे तामीर किए, जिनमें अगर हम बात करें किशन गंगा की बात कर लें, रतले डैम की बात कर लें, खासतौर पर काबिल ज़िक्र है। और अगरचे इन मनसूबों को रन ऑफ द रिवर के तहत पेश किया गया, मगर दर हकीकत पाकिस्तान के हिस्से के पानी को कंट्रोल करने की आप कह सकते हैं कोशिश भी है। अच्छा, आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां मुस्तकबिल करीब में खुदा न खास्ता शदीद तरीन आबी किल्लत का सामना होगा। और भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे को ख़त्म करने या फिर इससे दस्तबरदार होने की धमकियाँ सिर्फ अल्फाज नहीं है बल्कि एक ऐसी धमकी है जो किसी भी वक्त आबी जंग का रूप धार सकती है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि सिंध तास मुआहदे की यक तरफा मअतली आबी जारियत है, मार्का हक की तरह भारत को इसका भी जवाब देंगे। अच्छा, इस वक्त अगर हम खित्ते की बात करें तो खित्ते को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है दानिशमंदाना सिफारतकारी, शफाफ मुज़ाकरात, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की नीयत। तरक्की का ख्वाब तभी शर्मिंदा ताबीर होगा जब वसाइल की मुनसिफाना तकसीम होगी, ना कि ताकत के बलबूते पर कब्जा। बासूरत दीगर एशिया में पानी की ये सर जंग आने वाले वक्त में आलमी बहरान में तब्दील हो सकती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।